लघु कथाएं जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे ज़माने में लिखी गई थी और एक नई चीज़ आई थी जो बहुत पसंद की जा रही थी और लोग लिखना भी पसंद करते थे और इसको पढ़ना भी पसंद करते थे। उर्दू में भी ये कहानियाँ जो थीं वो इस तरह से आती थी, मुख्तसर मुख्तसर कहानियाँ इन्हीं 2 सफ़ों में। और अंग्रेज़ी में बहुत बड़े बड़े लेखकों ने छोटी कहानियाँ लिखी हैं। तो इस वक्त जो मैं लघु कथा आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है लू का झोंका। प्रकाशक के कमरे से जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, लू के तेज झोंके ने मुंह पर रेतीला चांटा सा मारा। तेजी से साड़ी का पल्लू उसने मुंह पर रख लिया। रमेश जी का भी यही हाल था। 2 कदम चलकर ही दोनों पसीने से शराबोर हो गए। रमेश जी के अनुरोध पर वो कुछ ठंडा पीने पर राजी हो गई। अंदर रेस्तरां में बैठकर एक नई किताब पर बात आरंभ हुई। कुछ हफ्ते पहले रमेश चंद्रा से नूतन की मुलाकात किसी कॉन्फ्रेंस में हुई थी। बातों के सिलसिले से अधेड़ उम्र के रमेश चंद्रा ने किसी प्रकाशक का जिक्र करते हुए कहा था कि आप मिल लें, उनकी सीरीज़ में आपकी पुस्तक आ जाएगी। खैर आज वो काम नहीं बना। यहाँ पर जाकर रमेश चंद्रा अपनी शर्मिंदगी मिटाने हेतु एक नई पुस्तक साथ साथ लिखने की बातें करने लगे। उसे अटपटा सा लगा, वो क्यों इतना बुरा महसूस कर रहे हैं। ये सोचकर उसने भी नई पुस्तक पर बात आरंभ कर दी। बुजुर्ग आदमी हैं, उन्हें कहीं बुरा न लग जाए। आधे घंटे की बात में सब कुछ तय हो गया, कौन सा प्रकाशक, कितने अध्याय वगैरह वगैरह। फिर रमेश चंद्रा का इसरार, नूतन जी काम के अलावा हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। वो समझ न सकी एकाएक उन्हें हुआ क्या है। दोस्ती का अर्थ, कान पर के बाल पक गए थे। 3 बच्चों और एक अफसर पत्नी का पति एक अजीब तरह से नूतन के आगे घिघिया रहा था। नूतन पल भर कुछ न समझ सकी, क्या जवाब दे, क्या कहे नूतन। रेस्टोरेंट खचाखच भरा, तमाशा नहीं बनना है उसे। बड़ी शालीनता से वो उठी और बोली, क्यों नहीं, हम सब लेखक एक दूसरे के दोस्त ही तो हैं। मानवता का तकाजा भी तो यही है। बाहर निकली, सूरज सीधा सर पर चमक रहा था। रमेश चंद्रा का मुख अल्सेशियन कुत्ते की तरह लार बहाता सा लगा। नफरत का एक तेज ज्वार उसके मन में उठा। स्कूटर पर बैठकर उसे लगा, हर कोई औरत को चॉकलेट ही क्यों समझता है। मन मस्तिष्क में लू के झोंके नहीं थपेड़े चल रहे थे, जो बाहर चलने वाली लू को पुरवा में बदल रहे थे। घर पहुंचकर लगा कि वो भेड़िए की नान से वापस लौट आई है। पुस्तक के पहले तो ये हाल है, काम आरंभ करने के बाद क्या होगा। चंद दिन बाद फोन आया, वही अनुरोध, नूतन क्या करे। अजीब झंझट में फंस गई। फिर बहुत संभल कर बोली, रमेश जी, जाने क्यों आपका इसरार है अपने को 20 वर्ष छोटी लड़की से दोस्ती का। इसमें ज़रूर कोई बौद्धिक दृष्टिकोण है। आप जैसे महान लेखक का ये आचरण देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ। सो मैंने भी दोस्ती की ठान ली है। अपने से फोन के दूसरी ओर से चहचहाट सुनाई पड़ी, अपने से 20 वर्ष छोटे लड़के से जो मेरे पड़ोस में रहता है। उम्र यूं ही कोई 5 वर्ष के लगभग होगी। चूंकि मैं दोस्ती कर चुकी हूँ इसलिए। उधर से चोगा पटकने की तेज आवाज़ ने नूतन को एक शांति प्रदान की। जो कहानी मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है कल की तमन्ना। बड़ा हाथ पैर मार रहा है। बिलबिलाते अपने को छुड़ाते बकरे की टांगों को कस्साब ने अपनी पूरी ताकत से पकड़ा और दूसरे ने उसकी गर्दन पर छुरी चलाई। गर्दन पूरी अलग कर देते तो शायद तड़पते बकरे को संतोष मिल जाता, मगर वो कुर्बानी के खिलाफ जो होता। आज फिर जब वो क्लास में पहुंचा तो वही मुखालफत भरा वातावरण था। नंबरों में डंडी मारने का वही पुराना हथकंडा। कभी कभी वो तंग आकर सोचता, कहीं और क्यों नहीं चला जाता। प्रतिदिन यूं जूस की मशीन में अपने को निचड़वाने से क्या फ़ायदा।
कम से कम दूसरी जगह ये एहसास तो सर नहीं उठाएगा कि वो सिर्फ एक छिलका मात्र है। पर कहाँ, बुराई तो उसमें हर जगह निकल आएगी। क्या बुराई है उसमें? उसका ताड़ जैसा स्वभाव जो झुकना नहीं जानता है। पर ऐसा नहीं है, उसे झुकना पसंद है, पर केवल रोशनी के दायरों के सामने। अंधकार के सामने झुकने का क्या अर्थ? भेड़ बकरियों का बाजार, वो एक ख़ास किस्म की मांस और बालों की मिली जुली सी। भैया ये ले लो, कितना तगड़ा है, आगे चल आगे चल। यहाँ तो सब मुंह डाले हैं, बीमार लग रहे हैं। कट के सब बराबर हो जाते हैं। अंठी से कत्थई धब्बों से लुथड़े नोट निकाले। पर भैया इसके खाने से चुप, बकबक किए जा रहा है, अगली बार से नहीं लाऊंगा, समझा? खामोशी। देखता नहीं एक के दाम में 3 मिल गए। बढ़िया सौदा कहाँ मिलेगा? हक तलफी की सड़ान से उसका दिमाग फटने लगा। रोज रोज की मार से लहूलुहान उसका अस्तित्व जैसे आलपीन दान बन गया हो। घायल खूनी काया पर अनगिनत भालों जैसी बिंधी पीने। आखिर उसे अपने विचारों का मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा। फिर शिकवा कैसा? सांप के जहर जैसी सनसनाहट उसके शरीर में फैल गई और उसके उबलते खून को सुन कर दिया। दिमाग ने कहा, इजाज़त दे दो उन्हें, तुम्हारे प्रत्येक अंग से जितना चाहें मांस काट कर लें, लेकिन वो उस आत्मा को नहीं छू सकते हैं जो एक दिन इस संसार की पथरीली कंकड़ीली धरती पर एक सदाबहार वृक्ष का रूप धरेगी। मगर क्या वे फल खाने के साथ तुम्हारी शाखों को नहीं काटेंगे?